Hello student, let us start this video with example 14.1. काफी सिंपल है बट फिर भी उसे डिटेल में हमें अच्छे से समझना है. On an average, a human heart is found to beat 75 times in a minute. Calculate its frequency and the period. देखो क्वेश्चन के अंदर हमको इंफॉर्मेशन दी है कि ऑन एन एवरेज जो हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट, मतलब एक मिनट में 75 टाइम्स, इन 1 मिनट 75 टाइम्स बीट करता है. बीट करना मतलब धड़कना. तो हमारा जो हार्ट होता है वो एक मिनट में 75 टाइम्स बीट करता है. समझ में आ गया हमें? ठीक है. सो कैलकुलेट क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड. ओके, सो सी हियर, बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट. तो हार्ट की बीट फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, दैट इज न्यू. ठीक है. तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 75 टाइम्स इन अ मिनट. तो 75 टाइम्स पर मिनट, 75 टाइम्स इन अ मिनट. या तो फिर आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, 75 टाइम्स पर मिनट, 75 टाइम्स इन 1 मिनट. ठीक है. दिस इज 75 टाइम्स डिवाइड बाय 1 मिनट. आया समझ में? ओके. तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर दी है. अब स्टूडेंट, जनरली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी को हमेशा सेकंड के टर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है. तो दिस इज 75 टाइम्स डिवाइड बाय 1 मिनट. तो 1 मिनट मतलब कितने सेकंड? 60 सेकंड, राइट. सो 75 डिवाइड बाय 60, 75 डिवाइड बाय 60. So this comes out to be 1.25. So nu is equal to 1.25 सेकंड इनवर्स. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.25 हर्ट्ज. समझ में आया? तो बीट्स फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1.25 हर्ट्ज. बराबर. इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में जो हमारा हार्ट है वो 1.25 टाइम्स बीट करता है. समझ में आई एक बात आपको? फिर से सुनो. आवर हार्ट बीट्स 1.25 टाइम्स इन 1 सेकंड, मतलब एक सेकंड में 1.25 टाइम्स बीट करता है, 1.25 टाइम्स धड़कता है 1 सेकंड में. बराबर. मतलब एक मिनट में 75 टाइम्स बीट करता है. तो 1 सेकंड में कितने बार बीट करता है? तो 1 सेकंड में 1.25 टाइम्स वो बीट करता है. दैट इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी. आई बात समझ में? ठीक है. अब हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड ऑफ बीट, टाइम पीरियड ऑफ बीट. तो स्टूडेंट, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है कैपिटल टी इज 1 अपॉन न्यू, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं. ठीक है. वैसा लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए. सो दिस इज 1 डिवाइड बाय, अब न्यू कितना है? न्यू है 1.25 सेकंड इनवर्स, राइट. सो 1 अपॉन 1.25, 1 डिवाइड बाय 1.25. सो दिस इज 0.8. सो t इज इक्वल टू 0.8. अब ये सेकंड इनवर्स न्यूमरेटर में जाएगा तो सेकंड मिल जाएगा. सो t इज इक्वल टू 0.8 सेकंड. तो स्टूडेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ए बीट. बराबर. तो स्टूडेंट, टाइम पीरियड क्या होता है? मैंने आपको आगे टाइम पीरियड की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है.
ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन बीट। मैंने आपको दूसरे तरह से भी समझाया था कि द लीस्ट इंटरवल, द लीस्ट टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड। तो यहां पर टाइम पीरियड आया 0.8 सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि एक बीट होगा, हमारा जो हार्ट है वो एक बार बीट करेगा, एक बार धड़केगा, ठीक है, फिर उससे कितने टाइम बाद वो नेक्स्ट टाइम धड़केगा। समझ आई मेरी बात? हमारा जो हार्ट है वो एक बार धड़केगा, फर्स्ट टाइम बीट किया, ठीक है, उसके बाद वो जब नेक्स्ट टाइम बीट करेगा तो वो दो बीट के बीच में कितना टाइम इलैप्स होता है, तो 0.8 सेकंड जितना टाइम इलैप्स होता है दो बीट के बीच में। समझ में आया? तो दिस इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, तो ये एक सिंपल 2 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, राइट? नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसको आप एज अ नॉलेज कंसीडर कर लो, राइट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस ना के बराबर है। मैं तो इसमें से कोई क्वेश्चन पूछने ही नहीं वाला हूं, ठीक है, बट फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट, स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी हमने डिस्कस किया हुआ है। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? वहां पर हमने जो पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट मीन्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये डिस्प्लेसमेंट का जनरल मीनिंग है। तो जनरली डिस्प्लेसमेंट मीन्स, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन पोजीशन। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि चेंज इन पोजीशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है? सिंपली ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। डिस्प्लेसमेंट मीन्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। बट स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट does not always mean the change in position of an object। डिस्प्लेसमेंट का हमेशा मीनिंग ये ही नहीं होता है, ठीक है? सो इन जनरल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट मीन्स द चेंज इन सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप इस बात को अच्छे से समझो। डिस्प्लेसमेंट means change in some physical property of object। मतलब यहां पर हमने पहले देखा कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है, तो फिर हम उसको भी डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को हमने जो समझा है अभी तक, ठीक है, मैं उसको आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है? तो देखो, सपोज देयर इज अ टेबल, एक लॉन्ग टेबल है, एंड ऑन दैट लॉन्ग टेबल देयर इज अ स्टील बॉल। ये क्या है? जो मैंने सर्कल किया है, दिस इज द स्टील बॉल, राइट? नाउ दिस स्टील बॉल इज मूविंग ऑन दैट हॉरिजॉन्टल टेबल। नाउ द पोजीशन ऑफ द स्टील बॉल एट एनी मोमेंट
is called its displacement with respect to its initial point. समझ में आया? The position of the steel ball at any moment, at any instant, with respect to its initial position, is called its displacement at that instant. ये बहुत ही सिंपल मीनिंग है और यही मैंने आपको आगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सप्लेन किया है. ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. राइट, तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. दिस इज द रिजिड वॉल. ठीक है, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल फ्लोर. नाउ देयर इज अ ब्लॉक, एक ब्लॉक है, एंड दैट ब्लॉक इज अटैच्ड to the spring, and that spring is attached to this rigid wall. समझ में आया? एक spring है, at one end of the spring there is a block, heavy block is there, and the other end of the spring is attached to that rigid wall. Right? तो ये जो आपको दिख रहा है, ये मिड पॉइंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन. कैसी पोजीशन? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पोजीशन और द मीन पोजीशन ऑफ दिस ब्लॉक. ठीक है, सॉरी. सो इन दिस मीन पोजीशन, ये जो स्प्रिंग है, दिस स्प्रिंग इज इन द नॉर्मल पोजीशन, बट द स्प्रिंग इज नाइदर स्ट्रेच्ड नॉर कंप्रेस्ड. नाउ फ्रॉम दिस मीन पोजीशन व्हाट वी डू, वी पुल दिस ब्लॉक. ये जो ब्लॉक है हम इसको पुल करते हैं and then we release the block. Right? Now, what is the displacement of the block? The distance of the block at any time from the mean position is called its displacement at that time. Situation आपको समझ में आ गई? ये ब्लॉक है, ब्लॉक को एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है, स्प्रिंग का अदर एंड रिजिड वॉल से कनेक्टेड है. This position of the block is called its equilibrium position. ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग को हमने खींचा भी नहीं है, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस भी नहीं किया है. राइट, दिस ब्लॉक इज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 0. नाउ फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन दिस ब्लॉक इज मूव्ड और डिस्प्लेस्ड. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में से जो ब्लॉक है उसको हम ऐसे डिस्प्लेस करते हैं एंड रिलीज द ब्लॉक. ठीक है, सो ब्लॉक जो होगा ना वो एक टाइप की मोशन परफॉर्म करेगा जिसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन हियर, बट ऐसे ही मैंने आपको बता दिया. तो ये जो ब्लॉक है वो इस टाइप की मोशन परफॉर्म करेगा जिसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. राइट, तो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक. सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? The distance of the block at any time from the mean position is called its displacement at that time. ठीक है, the position of the block at any time with respect to the mean position is called its displacement at that time. Is it clear to you? तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है, अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट. Suppose there is a rigid support like सीलिंग, या तो फिर एक रबर का कॉर्क. ठीक है, which is fitted in the clamp. From that rubber cork a string is suspended, and at the lower end of the string there is a metallic body, and this system is known as the simple pendulum. Now this position of the simple pendulum is called its equilibrium position. In equilibrium position the system is at rest. Now from this equilibrium position we displace this bob. ये जो bob है, इस bob को हम क्या करते हैं? इस bob को हम displace कर देते हैं. ठीक है, we give an angular displacement to the bob, or we say that we have given the angular displacement to this simple pendulum. So this simple pendulum will oscillate. वो ऐसा oscillate करेगा. It will oscillate like this.
ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, सो हियर वी हैव टू डिफाइन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यहां पर हम लोग क्या डिफाइन करने वाले हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इन द केस ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक, this it is called the linear displacement. In the case of the simple pendulum, it is known as the angular displacement. So here, what is known as the angular displacement? Angular displacement means the angle. Angular displacement means what? The angle. The change in angular position. The change in angular position of this simple pendulum is called its angular displacement. या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो द एंगल मेड बाय द सिंपल पेंडुलम. सुनना, इसको ध्यान से सुनना, दिस इज मोर एप्रोप्रिएट. द एंगल मेड बाय द सिंपल पेंडुलम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. ये जो आपको दिख रही है ना, ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है. सिंपल पेंडुलम की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, राइट? ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है. दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम पोजीशन. So, the angle made by the simple pendulum with respect to its equilibrium position is called its angular displacement at that time. मतलब ये जो simple pendulum होता है, ये जब ऐसे oscillate करता है, आप लोगों ने देखा ही होगा simple pendulum का आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, या तो फिर कभी ना कभी तो simple pendulum आपने या तो टीवी के अंदर, मूवी के अंदर, या तो फिर एक्चुअली में आपने देखा ही होगा. और आपको याद होगा कि इन अर्लियर टाइम जो वॉल क्लॉक्स आती थी, बहुत पुराने जमाने की मतलब आपके दादाजी के जमाने की, तो उस जमाने की जो वॉल क्लॉक्स आती थी, बिगर इन साइज होती थी, उसके अंदर एक मेटल का पेंडुलम होता था, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहता था. एंड बिकॉज ऑफ दैट द मोशन ऑफ द हैंड ऑफ दैट क्लॉक वाज कंट्रोल्ड, वाज रेगुलेटेड. ठीक है, ओके. तो यहां पर आपको समझ में आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द एंगल मेड बाय द सिंपल पेंडुलम एट एनी टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो ये गिवन टाइम पर ये सिंपल पेंडुलम इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ जो एंगल फॉर्म करता है, उस एंगल को क्या कहते हैं? दैट एंगल इज नोन एज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. समझ में आया आपको? तो दिस इज अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो स्टूडेंट, मैंने आपको समझाया लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर? लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर बोथ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जो स्टील बॉल का एग्जांपल था, ये स्प्रिंग ब्लॉक वाला जो एग्जांपल है, ये सिंपल पेंडुलम वाला जो एग्जांपल है, ये तीनों में डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक ही है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. समझ में आया? बट स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको टॉपिक के बिगिनिंग में ही समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट मींस चेंज इन सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट. डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्प्लेसमेंट मींस द चेंज इन सम फिजिकल प्रॉपर्टी. डिस्प्लेसमेंट मींस द चेंज इन सम फिजिकल प्रॉपर्टी. तो स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने वाला हूं कि जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज होगी, नॉट पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट मींस द चेंज इन सम प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो कुछ ऐसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है? तो देखो, इन आवर हाउस द वोल्टेज दैट वी आर गेटिंग, हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स होते हैं, बराबर? तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में से जो वोल्टेज मिलता है हमको, जो करंट मिलता है, ठीक है, तो वो जो वोल्टेज होता है, वो जो करंट होता है, दैट इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट विद द टाइम, दैट इज वेरिंग विद द टाइम. बराबर? मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके समझाता हूं. टेक्स्ट के अंदर ऐसा ग्राफ नहीं ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है? तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और द करंट. V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट. तो दिस इज द ग्राफ विच इज शोइंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड द करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. स्टूडेंट, ये जो वोल्टेज होता है ना, इस वोल्टेज को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. इसको कहते हैं
ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट, दोनों का जो वेरिएशन होता है, वोल्टेज का जो वेरिएशन होता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो वेरिएशन होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो वेरिएशन होता है, वो बिल्कुल इसी टाइप का होता है। इसको कहते हैं साइन कर्व। एक मैथमेटिकल फंक्शन है SINE, साइन, जिसको शॉर्ट में हम SIN लिखते हैं, और दूसरा होता है कॉसाइन। तो जो AC वोल्टेज और AC करंट होता है, उसका जो वेरिएशन होता है, दैट इज एज पर द साइन और द कोसाइन फंक्शन। ठीक है, तो हियर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वोल्टेज। क्या बोला मैंने? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। यहां पर क्या है स्टूडेंट? यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वोल्टेज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हियर देयर इज नॉट चेंज इन पोजीशन। यहां पर चेंज इन पोजीशन नहीं है, बराबर। जैसे यहां पर चेंज इन पोजीशन थी, यहां पर भी चेंज इन पोजीशन थी। यहां पर क्या है? यहां पर है चेंज इन वोल्टेज, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वोल्टेज एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। समझ है? तो ये कहां पर आता है? आपकी क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 7 है, तो ये वहां पर आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये मैंने आपको एक डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिया। हियर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द चेंज इन पोजीशन, बट हियर द डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। आई बात समझ में? अच्छा स्टूडेंट, जब आप क्लास 12 के अंदर जाओगे तो वहां पर एक चैप्टर है, कैपेसिटर का चैप्टर है। मतलब चैप्टर का नाम है क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, तो सपोज एक कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट टू स्टोर द चार्ज। तो ये एक कैपेसिटर है, एंड इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द AC वोल्टेज सोर्स। किससे कनेक्ट किया है इसको? AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है। मतलब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट होते हैं, दे आर द सोर्स ऑफ AC वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को हमने AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है। नाउ स्टूडेंट, दिस कैपेसिटर विल चार्ज एंड डिस्चार्ज। ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, राइट? नाउ हियर ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस, क्योंकि उसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट किया है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है, तो वो चार्ज होगा एंड डिस्चार्ज होगा ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, अगर उसको सिंपल बैटरी से कनेक्ट किया होता, DC सोर्स से किया होता कनेक्ट, तो सिर्फ वो चार्ज होता, डिस्चार्ज नहीं होता, राइट? ओके, सो दिस कैपेसिटर, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा हमेशा बोल ही देता हूं। तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि डोंट फाइंड माय ऑल वर्ड्स इन द नोट्स एंड द टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो हियर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द AC वोल्टेज सोर्स, राइट? तो स्टूडेंट, हियर व्हाट विल हैपन? द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, क्या कहा मैंने? Q मतलब चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ, C लिख देता हूं, C फॉर कैपेसिटर। So here the charge on the plates of capacitor and electric field between the plates of capacitor is changing with respect to time. So here there is a displacement of charge, here there is a displacement of electric field. समझ आया? तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ वोल्टेज एक्सप्लेन किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट एक्सप्लेन किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज एक्सप्लेन किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट स्टूडेंट, EM wave, that means the electromagnetic waves, all the waves, मतलब कौन कौन से waves, जैसे कि लाइट है, लाइट एक waves है, फिर मोबाइल के अंदर जो waves होते हैं, माइक्रोवेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स,
तो all these waves are the electromagnetic wave, and electromagnetic wave you will learn in detail in the chapter number 8 of class 12. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है स्टूडेंट, in this electromagnetic wave there is an oscillation of electric field and magnetic field. बराबर, इसमें क्या होता है, ऑसिलेशन ऑफ, मैं लिखता हूं वेक्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको मीनिंग में बता रहा हूं इसका, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर देयर इज ए ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड. देयर इज ए ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. बराबर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, बट वो ऐसे उछल कूद करते रहता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज चेंजिंग, 0 to maximum, maximum to 0, again changes direction, become maximum, decreases, become 0, like that. और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी ऐसे वेरी करता है. इट इज ऑल्सो वेरी परपेंडिकुलर टू इट. सो दिस शोज the oscillation of the electric field and the magnetic field. समझ में आया? तो ये एक एग्जांपल है. अच्छा, दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अच्छा, यहाँ पर किसका ऑसिलेशन है, यहाँ पर किसका डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट है. यू कैन से देयर इज ए ऑसिलेशन ऑफ, ऑसिलेशन मतलब कि चेंज होना. देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्प्लेस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है. ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, साउंड वेव. साउंड वेव स्टूडेंट, आई टेल यू, आई थिंक बुक में नहीं लिखा हुआ है कि जो साउंड वेव होता है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रेशर वेव. साउंड वेव को क्या कहते हैं, प्रेशर वेव कहते हैं. ठीक है, सो व्हेन वी आर स्पीकिंग, अभी मैं बोल रहा हूं, सो आई एम प्रोड्यूसिंग द साउंड, मैं बोल रहा हूं ना, तो आई एम प्रोड्यूसिंग द साउंड. सो हियर इन द साउंड वेव, मैं जो बोल रहा हूं, जो साउंड प्रोड्यूसर है, वो साउंड ऐसे मेरे क्लासरूम के अंदर ऐसे प्रोपेगेट हो रहा है. सो इन दैट प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव, सुनना, इन द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव, द प्रेशर इन द डिफरेंट रीजन इज चेंजिंग. प्रेशर इन द डिफरेंट रीजन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन. मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको और आपका फ्रेंड है, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आपका माउथ और उसका कान, उसका ईयर, बराबर, तो बिटवीन दिस 2 पॉइंट देयर इज ए एयर, राइट. सो व्हेन यू आर स्पीकिंग एंड योर फ्रेंड इज लिसनिंग, बिटवीन दैट 2 पॉइंट देयर इज ए चेंज इन प्रेशर ऑफ एयर. मतलब एयर का प्रेशर चेंज होता है, right? So this is called the displacement of the pressure. So sound wave को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रेशर वेव. ठीक है, तो स्टूडेंट, मैंने आपको टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैंने आपको यहाँ पर बताई है. और जैसा मैंने आपको कहा कि टॉपिक नॉलेज के लिए है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है. फिर भी आप इसको समझ लेना. ठीक है, next topic is mathematical representation of the periodic motion. Student, in the textbook you will not find such heading, बराबर, पर वो जो डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक है उसी के अंदर ये भी समझाया हुआ है. ठीक है, एंड ये जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको एज अ नॉलेज कंसीडर करो. ठीक है, जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पोर्शन के लिए बोला था, तो ये भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीरियोडिक मोशन. स्टूडेंट, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी मोशन, if you want to understand any motion in the detail, then what is the best way? The best way is to represent that motion in terms of mathematics, in terms of mathematical formula.
अगर हम कोई भी मोशन को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन स्टडी दैट मोशन इन अ बेटर वे। ठीक है, आपको याद है हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में बिल्कुल ऐसा ही किया था, बराबर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या किया था, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का एक इक्वेशन ऑब्टेन किया था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या था वो इक्वेशन, y is equal to tan theta 0 into x minus 1/2 g divided by v0 square cos square theta 0 into x square, बराबर। आई थिंक यही था, मैंने करेक्टली स्पीक किया होगा, यू कैन वेरीफाई। ओके, सो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म हमने वहां पर डिस्कस किया था। सिमिलरली, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी पीरियोडिक मोशन, देन द पीरियोडिक मोशन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। तो समझो जरा, द पीरियोडिक मोशन can be represented by a function, by a mathematical equation, ऐसा भी लिख सकते हो, can be represented by a function ft, वो जो भी फंक्शन है it is a dependent on time, so ft is equal to a cos omega t. Let us denote this as equation number 1. तो स्टूडेंट ये क्या है, ft is equal to a cos omega t is the mathematical function. It is the equation which is representing a periodic motion. जो periodic motion होती है, कैसी मोशन, periodic motion, the motion which is repeated at a regular interval of time, that can be represented by this type of equation. ft is equal to a cos omega t. एक्चुअली यहाँ पर मैंने जो f लिखा है ना, ये f denotes the function, बट यहाँ पर एक्चुअली क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आएगा y। क्या आएगा, y। y मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब भी कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करती है, बराबर, तो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करती है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर यहाँ पर f लिखा है, f इसके लिए लिखा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली पोजीशन चेंजेस, देयर आर सम अदर थिंग आल्सो व्हिच आल्सो वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे उसकी वेलोसिटी वेरी होती है, एक्सीलरेशन वेरी होता है, राइट। तो इसके लिए उन लोगों ने यहाँ पर इन जनरल लिखा हुआ है कि ft मींस द फंक्शन, the time dependent function is equal to a cos omega t. आई बात समझ में, ठीक है। So the point is any periodic motion can be represented mathematically by this type of equation. ft is equal to a cos omega t. समझ में? अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा सोचेगा कि सर आपने पीरियोडिक मोशन को इस टाइप के इक्वेशन से, इस टाइप के कोसाइन फंक्शन से आपने क्यों रिप्रेजेंट किया है? तो मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूं जो कि हमारे बुक के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट एक टॉपिक था जो कि हमारे बुक के अंदर नहीं है। इन द पास्ट, इन द ओल्ड सिलेबस आई हैव टॉट दैट टू द स्टूडेंट, तो वो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। ठीक है, एक फिगर ड्रॉ करूंगा मैं। सपोज देयर इज ए रिजिड सपोर्ट लाइक द सीलिंग, एक सीलिंग है, रिजिड सपोर्ट, बराबर, एंड फ्रॉम दैट सीलिंग अ स्प्रिंग इज अटैच्ड। ये एक स्प्रिंग है which is obeying the Hooke's law. At the lower end of that spring there is a object, maybe a block, maybe a spherical body. ठीक है, सो ये उसकी है मीन पोजीशन। ये उसकी कैसी पोजीशन है? मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिनोटेड बाय y is equal to 0। y क्यों लिया? क्योंकि ये बॉडी जो है ना, उसकी जो मोशन है, उसकी जो पीरियोडिक मोशन है
वो y डायरेक्शन के अलोंग परफॉर्म करने वाली है. So that's why we have taken y is equal to 0. Now what is done? सुनना ध्यान से. This body which is at y equal to 0, ये जो उसकी पोजीशन है y मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन. तो ये जो पोजीशन है उसकी है y equal to 0. Now from this y equal to 0 position, this body is pulled down. इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ खींचते हैं. We pull this body down and we release. इसको हम थोड़ा सा नीचे खींच के हम रिलीज करते हैं. So you just imagine, you might have seen, आपने देखा होगा या तो फिर आप इमेजिन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो which type of motion this body performs? So student, this body will perform such up and down motion. ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से वो मोशन परफॉर्म करेंगे. बराबर. अबाउट दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट के अबाउट मतलब आजू बाजू. तो अबाउट दिस पॉइंट this body will perform this type of motion. This motion is known as the periodic motion. कैसी मोशन है? Periodic motion है, because the motion is repeated at a regular interval of time. और मैं आपको एक बात एडवांस में बता दूं कि this motion is called simple harmonic motion, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. समझा? तो this body will perform this kind of periodic motion. Now very important thing, if we plot the displacement versus time graph of this body, अगर हम इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसका ग्राफ प्लॉट करते हैं? yt मतलब डिस्प्लेसमेंट एट अ टाइम. तो अगर हम इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं, देन उसका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा? Its displacement versus time graph will look like this. बराबर. तो this body is oscillating between the 2 points. सुनना बात को ध्यान से. This body is oscillating between the 2 fixed points. One is the lower fixed point and the another is the upper fixed point. These are the 2 fixed points. मतलब बॉडी इन दोनों पॉइंट के बाहर नहीं जाएगी. इस पॉइंट से मैक्सिमम यहां तक जाएगी और इस पॉइंट से मैक्सिमम यहां तक जाएगी. आई बात समझे? तो these two are its end points. ठीक है, these are its extremum point. मतलब एंड पॉइंट है, इनके बाहर ये बॉडी नहीं जाने वाली है. समझ आया? ओके. ये जो पॉइंट होता है उसका यहां से डिस्टेंस होता है k, उसको a से डिनोट करते हैं. दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. क्या कहा मैंने? दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज्यादा इस पॉइंट तक जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी. बराबर. और अदर साइड पर भी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से उतनी ही डिस्टेंस तक जाएगी. समझ में? ओके. तो इसको हम डिनोट करेंगे प्लस a से और इसको हम डिनोट करेंगे माइनस a से, बिकॉज दे आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन. अगर हम इसको 0 लेते हैं तो 0 के एक तरफ प्लस होता है, दूसरे तरफ माइनस होता है. आपने नंबर लाइन को देखा है ना, 0 के राइट साइड पर +5 होता है, तो उतने ही डिस्टेंस पर अदर साइड पर क्या होता है? -5 ही तो होता है. लॉजिक समझ आया? तो दिस इज प्लस a एंड दिस इज माइनस a. राइट. ये प्लस a को कहते हैं एम्पलीट्यूड, जो कि बाद में बताऊंगा. समझ आया? ओके. सो व्हाट इज द मेन थिंग? द मेन थिंग इज इफ यू प्लॉट द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, देन द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ लुक्स लाइक दिस. मतलब बॉडी ऐसे मूव नहीं कर रही है. सुनना, बॉडी ऐसे मूव नहीं कर रही है, बॉडी तो ऐसे ही मूव करेगी. बॉडी विल मूव लाइक दिस, इट विल मूव लाइक दिस. बट इफ यू ड्रॉ द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, देन द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ विल लुक लाइक दिस. बराबर. ये है प्लस a और ये है माइनस a. नाउ स्टूडेंट, देयर इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. मैथमेटिक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है उनको आपको भी पता ही होगा, क्योंकि 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री आता था. सो देयर इज अ फंक्शन व्हिच इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो स्टूडेंट, दो टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं बता रहा हूं आपको. एक होता है कोसाइन
और दूसरा होता है साइन। द ग्राफ ऑफ बोथ कॉसाइन एंड साइन लुक लाइक दिस। दो थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों ग्राफ में, बट हम उस डिफरेंस की बात नहीं करेंगे। दिखने में दोनों ऐसे ही दिखते हैं, राइट? सो लॉजिक क्या है कि when the body is performing the periodic motion, if you plot the graph of displacement versus time, then the shape of displacement versus time graph will look like a graph of sine or cosine function. फिर से रिपीट कर रहा हूं, if the body is performing the periodic motion, if you plot the graph of displacement versus time, then the shape of displacement versus time graph will look like a graph of sine and cosine function. Because of that reason, any periodic function, any periodic motion can be represented in terms of cosine or the sine function. समझ में आया आपको? और स्टूडेंट ये जो ए होता है वो ए क्या होता है? ए मतलब उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसको हम बाद में समझने वाले हैं डिटेल में। तो ये जो ए होता है दैट ए इज व्हाट? ए इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन से बॉडी मैक्सिमम कितने दूर तक जाती है? जैसे ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम ए डिस्टेंस तक जाती है दोनों साइड पर, बराबर? तो दैट्स व्हाई दैट ए इज देयर। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कॉसाइन फंक्शन होता है और साइन फंक्शन होता है, उसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 से लेकर 1। डिटेल में बात नहीं करेंगे, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कॉसाइन एंड साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम वैल्यू रखोगे +1 तो आपको प्लस ए मिलेगा, जो कि है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर cos ओमेगा टी को -1 दोगे तो फिर आपको -k मिलेगा, तो वो भी है यहाँ पर। समझ में? तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एनी पीरियोडिक मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कॉसाइन एंड द साइन फंक्शन। समझ में आ गई बात आपको? तो पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि व्हाई वी रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशन इन टर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। Ft is equal to a cos omega t। बात क्लियर हुई स्टूडेंट? ओके। नाउ स्टूडेंट, दिस cosine function is a periodic function। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। जैसा कि आप जानते हो कि पीरियोडिक फंक्शन मींस दैट फंक्शन whose value is repeated at a regular interval of time। So यहां पर here the value of this cosine function will be repeated after every capital T time। The value of this cosine function will be repeated after every capital T time। मतलब हर कैपिटल टी टाइम के बाद। कैपिटल टी क्या होता है? कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड। तो आपको पता है टाइम पीरियड की डेफिनेशन पता है ना कि लीस्ट टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड। तो आफ्टर एवरी कैपिटल टी टाइम द मोशन इज रिपीटेड। तो ये जो फंक्शन है ft, वो ft की जो वैल्यू है टी टाइम पर, ft की ये जो फंक्शन है उसकी टी टाइम पर जो वैल्यू है वही वैल्यू वापस कब रिपीट होगी? कैपिटल टी टाइम के बाद। दैट मीन्स एट टी प्लस कैपिटल टी टाइम। सिंपल। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ टाइम स्मॉल टी will be repeated after capital T time, means at t plus capital T time। Is that clear? Okay। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो कैपिटल T है वो कैपिटल T क्या है? कैपिटल T इज टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको आगे समझाया हुआ है। आई थिंक चैप्टर नंबर 7 में था, रोटेशनल मोशन के चैप्टर में, कि कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, where omega is the angular frequency। समझ में आया? ओके। तो स्टूडेंट ft is equal to a cos omega t is one periodic function, right? And the periodic motion of any object can be represented by this type of equation। We can also represent the periodic motion by
दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ऑल्सो। बराबर, मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि जो कॉसाइन और साइन दोनों फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ ऐसा ही होता है। बराबर, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। फ्यूचर में कभी अगर आएगा तो मैं आपको वो समझा दूंगा, अभी के लिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो एनी पीरियोडिक मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ft is equal to a cos omega t and we can also represent it by ft is equal to a sin omega t। यहाँ पर ये जो a है वो a एक कोएफिशिएंट है। क्या है a is a कोएफिशिएंट एंड उस कोएफिशिएंट को क्या कहते हैं, उस कोएफिशिएंट को कहते हैं a is equal to कोएफिशिएंट that is एम्पलीट्यूड। डिटेल में बात करेंगे बाद में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो a इज इक्वल टू f। ओके, तो स्टूडेंट जैसे मैंने यहाँ पर a लिया है a sin ओमेगा t, आप कुछ और भी कोएफिशिएंट ले सकते हैं। बराबर, जैसे आप ले सकते हो ft इज इक्वल टू b sin ओमेगा t, राइट। सो ft इज इक्वल टू a cos ओमेगा t रिप्रेजेंट्स वन पीरियोडिक मोशन, ft is equal to b sin omega t represents another periodic motion, right? Now the linear combination of these two periodic motion also represents the periodic motion। क्या कहा, देखो, this represents the periodic motion, this represents the periodic motion, और इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द पीरियोडिक मोशन। तो वो है ft इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t। स्टूडेंट, दो फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या कहा मैंने, दो फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन। जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो सीधा ऐड कर दो, तो a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t, दिस इज नोन एज द लीनियर combination of two periodic motion। This is one periodic motion, this is second periodic motion। ये a और b क्या है, they are the coefficient, actually वो है amplitudes। मतलब a क्या है, a is the amplitude of first periodic motion, b is the amplitude of second periodic motion। अच्छा स्टूडेंट, ये जो a है, ये a है b cos phi। a एक कांस्टेंट है which is b cos phi, b भी एक कांस्टेंट है which is b sin phi। समझ में आया? ओके, थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, सॉरी। a इज इक्वल टू d sin phi, यहां पर sin आएगा, cos के साथ sin आएगा और b के साथ cos आएगा, राइट? ऐसे दो बार cos हो गया, ठीक है। तो फिर ft क्या होगा, ft होगा d sin phi cos ओमेगा t प्लस d के प्लेस पर d cos phi sin ओमेगा t, राइट? ओके, तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं आप देखो जरा, d कॉमन है, बाहर निकाल देता हूं, sin ओमेगा t cos phi प्लस cos omega t sin phi। So this is equal to d sin omega t plus phi। So that एक ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एक फॉर्मूला है कि sin अल्फा प्लस बीटा, मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, कुछ इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्री में है। और आप फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद रखो, आई थिंक ये यूज नहीं होता है हमारे फिजिक्स के अंदर, बट देयर आल्सो यू रिमेंबर कि साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल cos ऑफ सेकंड एंगल प्लस cos ऑफ फर्स्ट एंगल साइन ऑफ सेकंड एंगल, ठीक है। तो वी कैन राइट लाइक दिस। यहां पर ये जो d एंड phi है, these are the constant, d and phi are constants। क्या constants है वो नहीं बताया है यहाँ पर,
ठीक है, बट आई टेल यू ये जो टी है दैट डी इज द एम्पलीट्यूड। देखो ए भी एम्पलीट्यूड बोला मैंने, डी भी एम्पलीट्यूड बोला, और मैं अब डी को भी एम्पलीट्यूड बोल रहा हूं। तो एक्चुअली डी क्या है, डी इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और डी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पीरियोडिक मोशन। क्या कहा, डी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पीरियोडिक मोशन। देखो हमारे पास दो पीरियोडिक मोशन है, फर्स्ट पीरियोडिक मोशन और ये सेकंड पीरियोडिक मोशन, और ये दोनों पीरियोडिक मोशन का हमने लीनियर कॉम्बिनेशन किया। So when we take the linear combination of two periodic motion, the resultant is also a periodic motion, and this B is the amplitude of that resultant periodic motion. बात समझ में आई? और ये जो phi होता है, ये phi एक constant है, but उसको कहते हैं phase। क्या कहते हैं उसको? phase, PHASE। वो भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये B क्या होता है, D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर इस टाइप से होता है, राइट। सो इसका प्रूफ नहीं है हमारे बुक के अंदर, राइट। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पीरियोडिक मोशन, राइट। फाई का फॉर्मूला दिया है उन लोगों ने, फाई इज इक्वल टू tan inverse b by a, right? तो this is the mathematical representation of periodic motion। देखो क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, बराबर। ये एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, आप ऐसा समझो। आगे इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से श्योर है, जो कि मैं आपको टेस्ट में जनरली पूछता हूँ, ठीक है। बट फिर भी नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो दिस इज अबाउट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीरियोडिक मोशन। और नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। स्टूडेंट देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन ही होती है, ठीक है, बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, बराबर। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। दिस डेफिनेशन इज नॉट गिवन इन द बुक, राइट, बट डेफिनेशन समझ में आना जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन समझ में आएगी तो फिर बाकी बातें समझ में आएगी, राइट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, फिर आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। सो क्या लिखी मैंने डेफिनेशन, ओके। Now it is complete. So definition क्या लिखी है मैंने, देखो the periodic motion of a body about a fixed point on a linear path,
जो बॉडी है उसकी मोशन पीरियोडिक है, लीनियर पाथ पर है, और जो मोशन है वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट है, मतलब एक फिक्स पॉइंट के आजू बाजू है, ठीक है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है लीनियर पाथ। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स, वो जो बॉडी है वो जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, जो फोर्स है वो हमेशा फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स एक्ट करता है। फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट एंड वो जो फोर्स है लिखा नहीं है, बट वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। बराबर, कहने का मतलब यह है कि बॉडी अगर फिक्स पॉइंट्स के क्लोज होगी तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी लेस इन मैग्नीट्यूड। अगर बॉडी फिक्स पॉइंट से दूर होगी द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी मोर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब स्टूडेंट, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है। तो बुक के अंदर जो फिगर दी हुई एक स्फेरिकल बॉडी की फिगर है, आई डोंट थिंक दैट इट इज द एप्रोप्रिएट फिगर, तो मैं एक अलग फिगर ड्रॉ करके आपको मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन करता हूं, राइट। ओके, सो देयर इज अ ब्लॉक, एक ब्लॉक है, द ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, राइट। देयर इज अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है, one end of the spring is connected to this rigid support, that is the wall, and at the other end of the spring there is a block, right? The block is in the normal position. Normal position means spring is not stretched, neither stretched nor compressed. ये जो मैंने डॉट किया, ये डॉट क्या है? This is the equilibrium position of the block. In equilibrium position, no force acts on the block. Now, from this equilibrium position, the block is pulled. आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, तो ब्लॉक को कंप्रेस नहीं करना है, स्प्रिंग को कंप्रेस करना है, ठीक है। The block is pulled up to this. ब्लॉक को हम यहां तक पुल करते हैं, मीन पोजीशन से हम उसको यहां तक पुल करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड, समझ में आया। तो ये जो पोजीशन है उसको मैं डिनोट करूंगा प्लस ए से, और ये कौन सी पोजीशन है? दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच इज डिनोटेड बाय 0। सो फ्रॉम दिस प्लस ए पोजीशन, मतलब स्प्रिंग भी होगी यहां पर, बट दैट इज नॉट श्योर। सो फ्रॉम दिस बी पोजीशन द ब्लॉक इज पुल्ड अप टू डिस्टेंस ए एंड देन द ब्लॉक इज रिलीज्ड। तो ब्लॉक अगर आप रिलीज करोगे तो ब्लॉक विल परफॉर्म द पीरियोडिक मोशन लाइक दिस। ब्लॉक ऐसे पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करेगा। द ब्लॉक विल परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट दिस फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट है। द ब्लॉक विल परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट दिस फिक्स पॉइंट ऑन अ लीनियर पाथ, ठीक है। तो वो मीन पोजीशन से प्लस ए तक जाएगा और फिर वो मीन पोजीशन से उतने ही डिस्टेंस तक वो लेफ्ट साइड में जाएगा। तो दिस इज माइनस ए। जब वो यहां पर आएगा तो स्प्रिंग एकदम कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो बात समझ में आई। फ्रॉम द मीन पोजीशन द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय प्लस ए एंड इफ यू रिलीज द ब्लॉक then the block will perform the simple harmonic motion. Block simple harmonic motion perform करेगा and during that simple harmonic motion the block moves on a linear path. ब्लॉक कैसे पाथ पर मूव करता है? लीनियर पाथ पर मूव करता है, बराबर। तो एक बार इस डेफिनेशन को देखो फिर से। द पीरियोडिक मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, ऑन अ लीनियर पाथ, पाथ लीनियर है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तभी तो ब्लॉक मूव करेगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, मतलब जो फोर्स है दैट फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। मतलब बॉडी चाहे कहीं पर भी हो, ये पूरे लीनियर
लीनियर पार्ट पर बॉडी कहीं पर भी हो, वेदर इट इज हियर, वेदर इट इज हियर, वेरेवर इट इज, जो फोर्स लगेगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, मतलब फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। समझ में आई बात? ओके, एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन फिक्स पॉइंट। मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि बॉडी मीन पोजीशन से जितनी दूर होगी फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। इफ बॉडी इज हियर the magnitude of force will be less. If body is here, comparatively magnitude of force will be more, and if body is here, the magnitude of force will be maximum. So the magnitude of the force is proportional to displacement of the body from the mean position, and force is always acting towards the mean position. अगर बॉडी यहाँ पर है तो फोर्स इस तरफ लगेगा, अगर बॉडी यहाँ है तो फोर्स इस तरफ लगेगा, बॉडी अगर यहाँ पर है तो फोर्स इस तरफ लगेगा, मींस द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पॉइंट। आई बात समझ में? मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझा देता हूँ। सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल मैं लूंगा, ठीक है? ये सिंपल पेंडुलम का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मीन पोजीशन है। सिंपल पेंडुलम को हमने यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, ठीक है? तो ये जो है ये उसका एम्पलीट्यूड है, राइट? तो यहां से अगर आप उसको डिस्प्लेस करोगे तो फिर वो जो मोशन परफॉर्म करेगा वो मोशन होगी ऐसे है, बराबर? तो वो ऐसे पाथ पर मूव करेगा, इट विल मूव लाइक दिस। तो ये मीन पोजीशन से प्लस ए तक जाएगा, दिस इज प्लस ए, एंड लेफ्ट साइड पर है माइनस ए, राइट? अगर वो यहां पर है बॉब, ये बॉब अगर यहां पर है तो फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा, अगर वो यहां पर है तो भी फोर्स इस तरफ लगेगा। बट व्हाट इज द डिफरेंस? व्हेन इट इज हियर far from the mean position, magnitude of force is more. When it is here, magnitude of force is less. Means I have written that magnitude of force is proportional to displacement. Body mean position से जितनी दूर होगी, magnitude of force will be more. But force is always acting towards the fixed point. So this type of motion is known as the simple harmonic motion. कोई स्टूडेंट ऐसा आर्गुमेंट कर सकता है कि सर ये सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है? क्योंकि आपने तो लिखा है कि लीनियर पाथ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना लीनियर पाथ, यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लीनियर पाथ। तो पेंडुलम तो लीनियर पाथ को मूव नहीं करता है, इट इज मूविंग ऑन द कर्व पाथ। स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल शुड बी वेरी स्मॉल, right? The angle should be small. When the angle is small, then the small part can be taken as a straight. क्या कहा मैंने? Long part will be taken as a curve, but a small part can be taken as a straight. बात आई समझ में आपको? ठीक है। तो याद रखना कि motion of simple pendulum is a simple harmonic motion. Clear to you? Okay. So this is simple harmonic, क्योंकि यहाँ पर तो पार्ट लीनियर की है और ये भी सिंपल हार्मोनिक ही होती है। Is it clear? Uniform circular motion is a periodic, but it is not simple harmonic, क्योंकि उसमें पार्ट सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं होता है। तो सिंपल हार्मोनिक में पार्ट मस्ट बी लीनियर। समझ में आया आपको ये? ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, राइट? ओके, सो यहाँ पर एक पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक को ही पार्टिकल हमने कंसीडर कर लिया है। तो दैट इज अ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट दिस फिक्स्ड पॉइंट बिटवीन प्लस ए एंड माइनस ए। प्लस ए एंड माइनस ए के बीच में ये जो पार्टिकल है, ये जो ब्लॉक है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। समझ में है? ओके, नाउ स्टूडेंट हियर the displacement xt is given as a cos omega t plus phi. Student एक बात याद रखो कि the simple harmonic motion, in a simple harmonic motion the position of the particle varies sinusoidally. In a simple harmonic motion position कैसे वैरी होती है? sinusoidally. कैसे sinusoidally? sinusoidally मतलब variation which is as per sine or cosine function,
मतलब जब भी कोई वेरिएशन साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग हो या कोसाइन फंक्शन के अकॉर्डिंग हो, उसको कहते हैं सिनुसॉइडल। कुछ लोग उसको साइनुसॉइडल भी बोलते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है आई डोंट नो, बराबर। तो यू कैन कॉल इट एज अ सिनुसॉइडल और द साइनुसॉइडल। समझ में आया आपको? तो देखो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये जो ब्लॉक है वो इनिशियली कहां पर था? y इक्वल टू 0 पर था, बराबर। फ्रॉम द y इक्वल टू zero, the block is pulled up to y equal to plus a. y equal to plus a तक उसको पुल किया and we release. तो it will perform SHM, वो SHM परफॉर्म करेगा। कौन से दो पॉइंट के बीच में SHM परफॉर्म करेगा? प्लस a एंड माइनस a के बीच में वो SHM परफॉर्म करेगा, बराबर। Now I want to show you the position of this particle. ये ब्लॉक को मैं पार्टिकल बोल रहा हूं। I will show you the position of the particle at a different interval, at a different regular interval of time, and what will be its velocity at a different instant, that also I will show you. ठीक है? तो यहां पर मैं आपको ग्राफ तो नहीं बोल सकते हैं, वेरिएशन in position of particle performing SHM। एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है वो हम समझेंगे। ठीक है? फिगर में स्टेप बाय स्टेप ही ड्रॉ करने वाला हूं, पहले से फिगर नहीं ड्रॉ करके रखी है। ठीक है? वैसे मैं बहुत बार फिगर पहले भी ड्रॉ कर देता हूं, डिपेंड्स, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, इसलिए। ठीक है? तो देखो जैसा मैंने आपको कहा कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन प्लस a एंड माइनस a, राइट। तो यहां पर पार्टिकल t इक्वल टू 0 टाइम पर यहां पर है, जो मैं क्या बोलते हैं मोल्ड डॉट करूंगा ना, जैसे यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर एक डॉट है और यहाँ पर मोल्ड डॉट है, तो जहां पर मैं मोल्ड डॉट करूंगा, बड़ा वाला डॉट करूंगा, दैट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो स्प्रिंग ब्लॉक था उसमें मैंने ब्लॉक को यहां तक पुल किया और फिर मैंने उसको वहां से रिलीज किया। तो t इक्वल टू 0 टाइम पर ब्लॉक कहां पर था? प्लस a पर था ना, पहले वो यहां पर था, बट मोशन तो यहां से शुरू होती है, तो जहां से मोशन शुरू होती है उसको हम लेंगे t इक्वल टू 0 टाइम। सो एट t इक्वल टू 0 टाइम द ब्लॉक वाज एट प्लस a, तो दिख रहा है आपको ब्लॉक इज एट प्लस a, बराबर। और उसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी 0 है, तो यहां पर लिखना है तो लिख सकता हूं मैं y इज इक्वल टू 0, बराबर। एंड आफ्टर दैट t इक्वल टू 0 टाइम in which direction it will go? It will go in this direction। तो मैं यहाँ पर एरो कर सकता हूँ, नहीं किया तो भी चलेगा। आई थिंक बुक के अंदर नहीं किया होगा, यस, बट बात आपको समझ में आ गई कि वो इस तरफ जाने वाला है, गया नहीं है। इट इज एट t इक्वल टू 0, इट इज एट प्लस a where its velocity is 0 and it will go towards left, जाने वाला है। ठीक है? ओके, अब I will show you its position at t is equal to capital T by 4 टाइम। कौन से टाइम पर मैं पोजीशन शो करूंगा? t इक्वल टू t by 4 टाइम। तो t by 4 टाइम पर वो कहां होगा? तो at t by 4 टाइम particle will be here, where particle will be at equilibrium position। कहां पर होगा? particle will be at equilibrium position, and at equilibrium position its velocity will be maximum velocity। याद रखो स्टूडेंट, याद रखो, whenever any particle performs simple harmonic motion, its velocity बोलो, speed बोलो, its velocity is maximum at the mean position। mean position पर उसकी velocity maximum होती है। तो मैंने इसलिए किया है, और यहाँ पर बड़ा डॉट किया, बड़े डॉट का मीनिंग आपको पता है, पार्टिकल वहां पर है, सो इट्स वेलोसिटी इज v max, और यहां पर मैं एरो करूंगा लेफ्ट के तरफ। क्यों लेफ्ट के तरफ? बिकॉज
after t/4 time particle will be moving towards left side from the mean position. आई बात समझ में? ठीक है, तो ये मैंने किया। अब समझो, फिर से एक फिगर, दिस इज -a, दिस इज +a, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, बराबर, एंड आई एम शोइंग यू द सिचुएशन एट t इज इक्वल टू, अब देखो करना क्या है, t/4 ऐड करना है। जैसे ये 0 लिया था ना हमने, तो 0 में t/4 ऐड किया, तो 0 में t/4 ऐड करोगे तो t/4 ही मिलेगा। अब t/4 में t/4 ऐड करो तो we will get t/2 time. So at t/2 time, where the particle will be located? Particle will be here. Particle यहाँ पर होगा। At the left extremum, कहाँ पर? At the left extremum. देखो 3 लोकेशन होते हैं। सुनो, कौन से 3 लोकेशन? मीन पोजीशन, राइट एक्सट्रीमम, लेफ्ट एक्सट्रीमम। So at t is equal to t/2 time, particle will be at left extremum. समझ में आया? और जब भी लेफ्ट एक्सट्रीमम पर होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी। याद रखो कि at mean position velocity will be maximum, Vmax. At the extremums, right extremum, left extremum, velocity is 0 momentarily. कैसे? momentarily, कुछ सेकंड के लिए, सेकंड नहीं, कुछ टाइम के लिए, सेकंड तो बड़ा होता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। सो समझ आया आपको? दैट t is equal to t/2 टाइम, पार्टिकल इज एट -a वेयर इट्स वेलोसिटी इज 0 मोमेंटली। ये हुई फिगर सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज ये मीन पोजीशन, ये +a, पार्टिकल कहां पर आएगा? पार्टिकल विल बी एट अगेन मीन पोजीशन, पार्टिकल फिर से मीन पोजीशन पर आ जाएगा, पार्टिकल विल बी एट मीन पोजीशन। तो अब टाइम क्या होगा? टाइम होगा, देखो मैं आपको करके बताता हूं, t/2 प्लस t/4। मैंने बोला ना t/4 ऐड करते जाओ, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आंसर आएगा 3t/4। एलसीएम फाइंड करके आप कर सकते हो। तो दिस इज द फिगर डी। सो वेयर विल बी द पार्टिकल? पार्टिकल विल बी एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, बट अप एरो में ड्रॉ करूंगा राइट की तरफ, बिकॉज आफ्टर t/4 टाइम पार्टिकल विल बी मूविंग टुवर्ड्स राइट, पार्टिकल विल बी मूविंग टुवर्ड्स राइट। आई बात समझ में? ओके, एंड देन द लास्ट ये है -a, ये है +a, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, बराबर। टाइम होगा t इज इक्वल टू, ये जो 3t/4 है वो 3t/4 में t/4 ऐड कर दो तो आएगा 4t/4, 4 कैंसल, सो दिस इज कैपिटल T, और ये है फिगर E के बाद क्या है, ठीक है। सो पार्टिकल विल बी एट +a, पार्टिकल कहां पर होगा? राइट एक्सट्रीमम पर होगा, और वहां पर वेलोसिटी होगी v = 0। सो हियर सुनना ध्यान से, पार्टिकल बिगिन इट्स मोशन फ्रॉम +a at t = 0 and again particle comes to +a at t = capital T time. So capital T time को क्या कहते हैं? कैपिटल T टाइम को कहते हैं पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। तो at t = capital T टाइम particle again comes to the starting point. One oscillation is completed. क्या? One periodic motion is completed and now the particle will begin its next periodic motion. समझ में आया आपको ये? तो this is called as simple harmonic motion. ठीक है स्टूडेंट? तो simple harmonic motion आपको ये समझ में आ ही गई होगी, बराबर है? Student, I describe you about the simple harmonic motion. Now, I will explain you the graph of displacement versus time of a simple harmonic motion. तो मैंने आपको अभी जो आई थिंक ए से लेके ई तक जो फिगर्स समझाई थी, उसमें आपको क्या समझाया था कि t = 0 टाइम पर
पार्टिकल की पोजीशन क्या है, t/4 टाइम पर, t/2 टाइम पर, 3t/4 टाइम पर, कैपिटल T टाइम पर उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अब हम उस पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे। तो देखो उस फिगर के रेफरेंस में ही ये है। तो 0 टाइम पर पार्टिकल मतलब वो ब्लॉक वो कहां पर था, इट वाज एट प्लस ए, तो ये रहा देखो पार्टिकल वाज एट प्लस ए एट 0 टाइम। फिर t/4 टाइम पर वो कहां था, वो मीन पोजीशन पर था, तो उसकी पोजीशन 0 हो गई, मीन पोजीशन पर मतलब पोजीशन 0। फिर t/2 टाइम पर पार्टिकल कहां पर था, इट वाज एट लेफ्ट एक्सट्रीमम मतलब -a पर, बराबर। फिर 3t/4 टाइम पर कहां पर था वो, अगेन एट द मीन पोजीशन, एंड एट कैपिटल T टाइम इट वाज एट द स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि प्लस a टाइम पर। तो फ्रॉम हियर टू हियर one oscillation is completed, and then the next oscillation will begin and the graph will be repeated. Is it clear to you? So this is the graph of displacement versus time for the simple harmonic motion. अब यहाँ पर इस फिगर के अंदर एक ही ग्राफ एक ही फिगर के अंदर दो SHM को रिप्रेजेंट किया है। This is the graph of displacement versus time for two different SHM, right? बट दोनों SHM में डिफरेंस क्या है, इन बोथ दी SHM द एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट। फर्स्ट SHM जो कंटिन्यूअस, मेरे पास दो अलग अलग कलर की पेन नहीं थी, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने एक को कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट किया है और दूसरे को मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। सो द ग्राफ विच इज ड्रॉन बाय द कंटिन्यूअस लाइन रिप्रेजेंट्स फर्स्ट SHM whose amplitude is plus a. Second graph which is drawn by the dotted line represents second SHM whose amplitude is b and b is greater than a. ठीक है, तो ये भी नॉलेज के लिए ही है। सो समझ में आया, दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस टाइम, राइट, फॉर द SHM एंड दिस इज कॉल्ड 2 SHM। जस्ट उसमें यही शो किया है कि दोनों SHM में सिर्फ एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है, यहाँ पर B है यहाँ पर A है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज द इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, तो ये आप जरा देखो, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन है एंड इट्स इक्वेशन इज दिस, xt is equal to a cos omega t plus phi. This is the equation of simple harmonic motion. ठीक है, 12th तक याद रखना है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, इसमें ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो अलग अलग पैरामीटर्स है, ठीक है, which you can call it as a characteristics, उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो xt क्या है, xt मतलब डिस्प्लेसमेंट at t time, displacement of simple harmonic motion, displacement of a body at time। अच्छा, एक बात बताऊं आपको मैं कि SHM क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, बराबर। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन। एक टर्म है नॉट मेंशन इन द बुक, SHO। अब ये SHO क्या होता है, SHO मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब जो बॉडी SHM परफॉर्म करती है ना उसको कहते हैं SHO। क्या कहा, द बॉडी विच परफॉर्म SHM इज कॉल्ड SHO। द बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन is called simple harmonic oscillator। ठीक है, तो x की मतलब डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, कैपिटल A मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन द आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के आइदर साइड बॉडी कितने दूर जा सकती है, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। आई बात समझ में। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर
फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी, और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा इट इज 2 पाई न्यू आल्सो। वैसे पता है कि आपको 1/t इज न्यू, राइट। अच्छा, इसमें जो फाई होता है वो क्या होता है? फाई होता है इनिशियल फेज। क्या होता है? इनिशियल फेज। ये मैं अभी आपको नहीं समझा पाऊंगा, उसका एक डिटेल डिस्कशन होगा। तो फाई इज इक्वल टू इनिशियल फेज, एंड ये जो ओमेगा टी प्लस फाई होता है ना, उसको मैंने डिनोट किया है थीटा से। तो थीटा क्या होता है? थीटा होता है फेज एट टी इज इक्वल टू टी टाइम। ये इनिशियल फेज है, और इनिशियल फेज मतलब 0 टाइम पर, और फेज एट टाइम टी। सो दैट, तो दिस इज अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लो। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन द आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है।